गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, कॉशी थ्योरम, और वी कैन से कॉशी गॉर्सेट थ्योरम। स्टेटमेंट इज इफ ए फंक्शन इज एनालिटिक एंड सिंगल वैल्यूड, ध्यान रहे सिंगल वैल्यूड, इनसाइड एंड ऑन ए क्लोज्ड कंटूर सी, देन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड ओवर सी इज 0। अगर फंक्शन एनालिटिक है और सिंगल वैल्यूड है इनसाइड एंड ऑन कंटूर सी, क्लोज्ड कंटूर सी, तो देन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड 0 होगा। सो इसको प्रूव करने से पहले हम 2 रिजल्ट्स स्टेट कर रहे हैं जिनका हम इस थ्योरम में यूज़ करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो रिजल्ट है लेमा, इसमें हम क्या कहते हैं, लेमा 1 इज इफ सी इज ए क्लोज्ड कंटूर देन इंटीग्रल ऑफ जेड डी जेड ओवर सी 0 होगा, और इंटीग्रल ऑफ 1 डी जेड कहीं या सिंपल इंटीग्रल ऑफ डी जेड ओवर सी 0 होगा। क्लोज कंटूर के केस में हम प्रूव करते हैं कि ये दोनों जो इंटीग्रल होते हैं इन इंटीग्रल्स की वैल्यू 0 होती है। और सेकंड जो रिजल्ट है, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इट इज़ पॉसिबल टू डिवाइड ए रीजन इनसाइड सी इनटू ए फाइनाइट नंबर ऑफ मैशेज। मैशेज में हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, आइदर कंप्लीट स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर, या पार्शियल स्क्वायर्स भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, उसको हम इरेगुलर रीजन्स भी कह देते हैं। सच दैट विद इन ईच मैश देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट जेड नॉट फॉर विच mod of एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट माइनस एफ डैश जेड नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल जेड। ये जो रिजल्ट है इसमें हम ये कहते हैं कि जो हमारा रीजन है उसको हम फाइनाइट नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर में डिवाइड कर सकते हैं कि ईच मैश में हमारा जो एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जेड नोट, जहाँ ये वैल्यू जो है एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट माइनस एफ डैश जेड नोट का जो मोड है वो एप्सिलॉन से लेस रहेगा फॉर ऑल जेड। तो इस रिजल्ट को हम ये कहते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल में हम डिवाइड कर सकते हैं। और इसके लिए जो रिज़ल्ट बनता है हमारे पास वो सिंपल रिज़ल्ट बनता है कि जैसे मान लो सपोज करो ये मेरी कोई कंटूर है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि इसको हम फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ मेरे पास इसमें स्क्वेयर्स बनेंगे, ये स्क्वेयर्स हैं मेरे पास, और कुछ पार्शियल स्क्वेयर्स का मतलब या इरेगुलर रीजन, जैसे ये है, ये है, ये है, लास्ट वाले बाउंड्री के साथ आप जो देख रहे हो ये होंगे कि फाइनाइट नंबर ऑफ रीजन्स होंगे जिसमें मेरा ये रिजल्ट होल्ड करेगा। अगर मान लो मैं इस रिजल्ट को सिंपल वे में कहना चाहूँ तो ये जो रिजल्ट है इसको हम प्रूव करना चाहें तो मान लो मैं ये कहता हूँ कि एक रीजन ऐसा है जिसमें ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता, तो हम कहते हैं कि उसको हम R1 नाम दे देते हैं। फिर मैं ये कहता हूँ कि इसमें रिजल्ट होल्ड नहीं करता, तो मैं इसको 4 सब रीजन्स में डिवाइड करूँगा, R1 R2 R3 R4। इनमें से या तो मैं ये कहता हूँ कि सब में रिजल्ट होल्ड करता है, सब में ये रिजल्ट होल्ड करता है, तो मेरे पास फिर अगेन फाइनाइट हो जाएंगे। अगर मान लो इनमें से एक रीजन है, ये वाला रीजन है जिसमें ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता, तो इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, R2। और फिर मैं इसको क्या कहूँगा, अगेन सब डिवाइड करूँगा। मान लो अब इन चारों सब रीजन्स में ये रिजल्ट होल्ड करता है, अगर नहीं करता तो फिर अगेन जो सब इंटरवल होगा, सब रीजन होगा, उसको मैं अगेन डिवाइड करूँगा। तो इसमें क्या होता है कि या तो ये रिजल्ट मेरा आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स सभी सब रीजन्स में ये रिजल्ट होल्ड करेगा, और अगर मान लो ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता तो ये प्रोसेस अप टू इन्फिनिटी चलेगा। और ये प्रोसेस जब अप टू इन्फिनिटी चलेगा तो इसका मतलब एक छोटा सा रीजन लास्ट में ऐसा होगा जिसमें ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा, और उस छोटे से रीजन की जो लेंथ है वो एप्सिलॉन से हम कम कह सकते हैं कि उसमें ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता। लेकिन अगर ऐसा होगा तो हमने गिवन है हमारे पास कि जो फंक्शन है एफ जेड वो एनालिटिक होगा, और इसका मतलब उस रीजन में हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, और एनालिटिक नहीं होगा तो इसका मतलब ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। और गिवन है एनालिटिक है, इसका मतलब ये रिजल्ट होल्ड करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो लेमा हम कह रहे हैं कि हम एक रीजन ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स, वो हमारे पास स्क्वेयर्स भी हो सकते हैं और पार्शियल स्क्वेयर्स भी हो सकते हैं जिनमें ये रिजल्ट होल्ड करेगा। अब हम आते हैं हमारा मेन जो रिजल्ट है जो हम प्रूव करना चाहते हैं कि अगर फंक्शन एनालिटिक है, अगर फंक्शन एनालिटिक है और सिंगल वैल्यूड है
तो ये जो इंटीग्रल है एफ जेड डी जेड इसकी वैल्यू 0 होगी, ये हम प्रूव करना चाहेंगे। सो प्रूफ ऑफ द थ्योरम, इसमें हम क्या कह रहे हैं कि एज लेमा टू जो सेकंड रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि जो हमारी क्लोज्ड कंटूर सी है, हमारी जो क्लोज्ड कंटूर सी है उसको हम कुछ कंप्लीट स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं फाइनाइट में, C1 C2 Cn नाम दे रहे हैं, और कुछ पार्शियल स्क्वायर भी कह सकते हैं, इरेगुलर रीजन भी कह सकते हैं, और वो नंबर में फाइनाइट होंगे तो उनको हमने क्या नाम दे दिया D1 D2 DM। तो ये हमारे पास, और इसको ये जो आप देख रहे हो ये जो है इसमें जो ये कंप्लीट स्क्वायर है, मान लो ये कंप्लीट स्क्वायर है, इसको मैंने नाम दे दिया C1 C2 C3 एंड सो ऑन Cn हो जाएंगे, और जो ये इरेगुलर रीजन है D1 D2 एंड सो ऑन सारे के सारे काउंट करके ये हम कितने कह रहे हैं DM है, ये हमारे पास क्या है DM है। तो अब हम इसमें जो ये काम है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो इंटीग्रल हम यहाँ लिख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड अलॉन्ग सी आर कहें, प्लस समेशन r इज इक्वल टू 1 to m इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड ओवर डी आर कहें। तो इसको हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं और हम इसको ये प्रूव करेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है वो इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड ओवर सी होगी, क्योंकि ये जो आप बाउंड्री देख रहे हो, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो, इस बाउंड्री को हम ओवर सी, क्योंकि ये हमारी कंटूर है, सी कंटूर सी है, और हमने जो प्रूव करना था इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड ओवर सी इसको 0 प्रूव करना था। तो इस ओवर सी वाले को हम ये प्रूव कर रहे हैं कि इंटीग्रल अलोंग स्क्वायर्स प्लस इंटीग्रल अलोंग स्क्वायर्स, जो हमारे स्क्वायर्स हैं C1 C2 Cn, प्लस इंटीग्रल अलोंग इरेगुलर रीजन्स जो हैं उनके ओवर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जो ये आप C1 C2 में जो बाउंड्रीज देख रहे हो, हम ये देखेंगे कि जो बाउंड्रीज हैं, मतलब ये जो आप यहाँ इसमें जैसे एक आपने ये बाउंड्री देखी, एक आपने ये वाला पार्ट देखा, इनके अलोंग है इंटीग्रल अलोंग C1, इंटीग्रल अलोंग C2, इंटीग्रल अलोंग C3। मतलब ये जो आप बाउंड्री देख रहे हो, इंटीग्रल में देख रहे हो, एक बार तो देखने में लग रहा है इंटीग्रल अलोंग C1 ये है, इंटीग्रल अलोंग C2 ये है, इंटीग्रल अलोंग C3 ये है, लेकिन अभी हम प्रूव करेंगे कि ये जो इनसाइड वाली जो लाइन है इनके अलोंग जो इंटीग्रल है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और वो कैसे कैंसिल कर देंगे, इसके लिए आप देखें वेयर द पाथ ऑफ एवरी इंटीग्रल इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो इंटीग्रल है वो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं, और इसमें हम दो स्क्वायर कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर द स्क्वायर ABCD एंड CEDF। इनमें आप देख रहे हो जो CD लाइन कॉमन है, एक में इंटीग्रल अलोंग CD आएगा, एक में इंटीग्रल अलोंग D2C आएगा, एक में इंटीग्रल अलोंग C2D आएगा, एक में इंटीग्रल फ्रॉम D2C आएगा। तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसके लिए आप देखें जैसे ये है, एक तो है मेरे पास ABCD, एक है मेरे पास CDEF। मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रीड करें ABCD, एक है CEFD। तो ABCD में CD ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये जो CEFD है इसमें जो CD वाली लाइन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो जब हमारे पास इसमें कॉमन लाइन CD है, तो एक बार इंटीग्रल अलोंग C2D है और एक बार इंटीग्रल फ्रॉम D2C है, तो इसका मतलब कैंसिल हो जाएगा। इसी वे में अगर मैं ये वाली बात करता, ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर, इनमें जो ये कॉमन लाइन आएगी, इसमें एक में इंटीग्रल अलोंग B2C आएगा, एक में इंटीग्रल फ्रॉम C2B आएगा। तो जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो ये जो इंटीरियर बाउंड्रीज हैं, इनके अलोंग जो इंटीग्रल होगा, और जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो इनके अलोंग इंटीग्रल 0 हो जाएगा, और हमारे पास इंटीग्रल केवल ये जो बाउंड्री है इस बाउंड्री के अलोंग रह जाएगा, जो इंटीग्रल हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो वो आप देखें कैसे करें। यही कह रहे हैं हम यहाँ, स्क्वायर ABCD एंड CEFD विद कॉमन साइड CD कॉमन साइड है, तो स्क्वायर ABCD में जो साइड CD है
वो डिस्क्राइब्ड है फ्रॉम सी टू डी, और वेयर एज इन स्क्वायर सी ई एफ डी इट इज़ डिस्क्राइब्ड फ्रॉम डी टू सी। सो द टू इंटगर्स अलोंग द साइड गेट कैंसल्ड, इंटगर जो है कैंसल्ड हो जाएगा। और सेम वे में पैरेलल रीजनिंग में ऑल द इंटग्रल अलोंग स्ट्रेट साइड ऑफ स्क्वायर आर कैंसिल। ये स्क्वायर्स के लिए कह रहे हैं। सिमिलर वे में जो हमारा इरेगुलर रीजन है उसके लिए भी हम क्या कह रहे हैं, द इंटग्रल विच रिमेन्स आर टेकन अलोंग कर्व्ड बाउंड्रीज ऑफ पार्शियल स्क्वायर्स बिकॉज दे आर डिस्क्राइब्ड ओनली वंस। क्योंकि जो बाउंड्री पे हमारे पास जो पार्शियल स्क्वायर्स में है वो एक ही बार हमारे पास ऐड हो रहा है इसमें, तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। और नहीं करेगा तो इसका मतलब ये जो हमारे पास इंटग्रल बचता है इन सबको ऐड करने के बाद वो इंटग्रल क्या होगा, इंटग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड ओवर सी। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो इंटग्रल एफ जेड डी जेड ओवर सी है वो इन सब के इंटग्रल्स के सम के इक्वल हो जाएगा, इंटग्रल अलोंग स्क्वायर प्लस इंटग्रल अलोंग इरेगुलर रीजन। तो पहले हम जो इंटग्रल अलोंग स्क्वायर्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, उनकी वैल्यू क्या होगी, फिर हम फाइंड आउट करेंगे इंटग्रल अलोंग इरेगुलर रीजन। सो इसके लिए देखें जो लेमा 2 है, जो रिजल्ट 2 है उसमें हमने जो पार्ट कहा था वो कहा था मोड ऑफ एफ जेड, यानी ये वाला जो मोड के साथ ये वाली जो वैल्यू थी उसको हमने लेस देन एप्सिलॉन कहा था। तो अगर ये विदाउट मोड इस वैल्यू को मैं ईटा जेड कह देता हूँ तो इसका मतलब मोड ऑफ ईटा जेड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। मोड ऑफ ईटा जेड क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो मोड का साइन रिमूव करने के लिए हमने क्या मान लिया कि लेट एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट माइनस एफ डैश जेड नोट इज इक्वल टू ईटा जेड। और अगर हम इसको एलसीएम लेके किया है इसने, या हम इसको जेड माइनस जेड नोट से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, इसको जेड माइनस जेड नोट से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड, यहाँ से आप देखें एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट माइनस जेड नोट एफ डैश जेड नोट इज इक्वल टू, यहाँ से ये वाला पार्ट आ जाएगा जेड माइनस जेड नोट इंटू ईटा जेड। और इससे हम यहाँ से एफ जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप देखें एफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट, ये जो वैल्यूज़ हैं राइट साइड में जाएंगी, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड नोट माइनस एफ जेड माइनस जेड नोट इंटू एफ डैश जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट इंटू ईटा जेड। और अगर अब हम इंटीग्रेट कर दें इसको बोथ साइड अलोंग स्क्वायर सी आर, सो इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड ओवर सी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ जेड नोट कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को आउटसाइड कर सकते हो, एफ जेड नोट इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 डी जेड प्लस जेड माइनस जेड नोट में अलग अलग इसको सेपरेट करेंगे तो एफ डैश जेड नोट इंटू इंटीग्रल ऑफ यहाँ से जेड डी जेड आ जाएगा, माइनस जेड नोट और एफ डैश जेड नोट कॉमन आ जाएगा कांस्टेंट, इंटीग्रल ऑफ 1 डी जेड प्लस इंटीग्रल ऑफ जेड माइनस जेड नोट ईटा जेड डी जेड आ जाएगा। और इसमें अब आप जो देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है इंटीग्रल ऑफ 1 डी जेड अलोंग सी आर क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड कर्व के अलोंग इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है, ये भी इंटीग्रल की वैल्यू इंटीग्रल ऑफ जेड डी जेड 0 होता है, लेमा 1 से इंटीग्रल ऑफ 1 डी जेड 0 होता है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारे पास केवल इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, इंटीग्रल ऑफ जेड माइनस जेड नोट इंटू ईटा जेड जेड नोट यूजिंग लेमा 1 आप इसको कह सकते हो। और अब अगर इसमें हम बोथ साइड मोड का साइन यूज़ कर दें, मोड ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू, यहाँ जो पार्ट है इसमें मोड ऑफ इंटीग्रल ऑफ जेड माइनस जेड नोट ईटा जेड डी जेड। और आपको पता है मोड का साइन इंटीग्रल के अंदर लेके जाएंगे इनसाइड, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मोड जेड माइनस जेड नोट मोड ऑफ ईटा जेड इंटू मोड ऑफ डी जेड। मोड ऑफ ईटा जेड आपको पता है लेस देन एप्सिलॉन था, मोड ऑफ ईटा जेड आपको पता है लेस देन एप्सिलॉन था। और यहाँ से आप देखें जो मोड जेड माइनस जेड नोट जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन रूट टू एल आर, क्योंकि एल आर हम क्या करें, लेंथ ऑफ कंटूर सी आर। तो आप देख रहे हो कि अगर मान लो मेरे पास ये सी आर है और इसकी लेंथ में एल आर कह रहा हूँ, तो ये भी एल आर होगी, स्क्वायर है तो ये भी एल आर होगी। और हमें पता है कि जो जेड नोट पॉइंट है वो हमारे पास इस पे, अगर मान लो मैं ये कहूँ कि कहीं भी है, जेड यहाँ है मेरे पास, जेड यहाँ है और जेड नोट पॉइंट इसके इनसाइड कहीं भी है, तो इनकी जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा डिस्टेंस, ये जो डायगोनल डिस्टेंस आप देख रहे हो इससे कम होगी।
और ये जो डायगोनल लेंथ है, अगर ये भी एल आर है और ये भी एल आर है, तो ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, √2 एल आर। पाइथागोरस थ्योरम से एल आर है, तो डायगोनल की जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, √2 एल आर। तो मोड जेड माइनस जेड नोट क्या होगा, लेस देन √2 एल आर। तो मतलब इसको भी √2 एल आर से रिप्लेस कर सकते हैं लेस देन से, इसको भी एप्सिलॉन से रिप्लेस कर सकते हैं। और इंटीग्रल ऑफ मोड डी जेड, इंटीग्रल ऑफ मोड डी जेड जो है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ कंटूर। और लेंथ ऑफ कंटूर मतलब ये वाली लेंथ, एल आर प्लस एल आर प्लस एल आर प्लस एल आर, यानी 4 एल आर। तो इसका मतलब ये हमारे पास टोटल जो पार्ट है वो √2 एल आर जेड वाला इंटू एन जेड वाला जो पार्ट है वो एप्सिलॉन हो जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ मोड डी जेड की वैल्यू 4 एल आर हो जाएगी। तो एल आर और एल आर स्क्वेयर हो जाएगा, यानी 4√2 एप्सिलॉन एल आर स्क्वेयर। तो आगे आप देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाती है, मोड इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड अलॉन्ग सी आर इज इक्वल टू 4√2 एप्सिलॉन एल आर स्क्वेयर। तो ये तो हमारा स्क्वेयर्स के केस में आ गया। लेकिन जो पार्शियल स्क्वेयर्स या जो इरेगुलर रीजन्स हैं उनके केस में देखें हम क्या कहेंगे, सेम एज इट इज़, इसी पार्ट से द लेंथ ऑफ इज नॉट ग्रेटर देन 4 एल आर डैश प्लस डेल्टा आर। मतलब हम यहाँ क्या करें, हमने जो इरेगुलर रीजन था, मान लो ये इरेगुलर रीजन आता है, ये जो हमारे पास ये जो पार्ट है इसमें ये वाला इरेगुलर रीजन आता है, तो इसकी जो ये स्क्वेयर्स वाली जो साइड्स वाला पार्ट था, ये मान लो एल आर डैश, इनमें से लेंथ मैक्सिमम लेंथ है, तो 4 एल आर डैश कह रहे हैं, और डेल्टा आर हम ये वाली लेंथ कह रहे हैं। तो ये जो लेंथ होगी वो इस लेंथ से कम होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती इरेगुलर रीजन की। डेल्टा आर हम ये वाली इरेगुलर लेंथ कह रहे हैं। तो क्या करें कि in case of partial square length is not greater than 4 LR dash, 4 LR dash plus delta R. Delta R is the length of the curved part of DR and LR dash is the maximum length of each side of DR. मतलब जो इरेगुलर रीजन होगा DR, उसमें जो भी लेंथ्स होंगी, साइड्स होंगी, उनमें जो मैक्सिमम लेंथ होगी उसको LR डैश कह रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड ओवर DR जो है वो अबव डिस्कशन के अकॉर्डिंग वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एप्सिलॉन √2 एल आर डैश इंटू 4 एल आर डैश प्लस डेल्टा आर। और इन दोनों को हम अगर ऐड करके रिजल्ट लिखना चाहें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड ओवर सी आर प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड ओवर डी आर समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n। मोड साइन यूज़ करें, बोथ साइड, यहाँ भी मोड यूज़ करते हैं, यहाँ भी मोड यूज़ करते हैं। तो मोड ए प्लस बी, मोड ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी। और यहाँ इसमें हमने जो वैल्यूज़ ये कैलकुलेट की थी, लेस देन समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n मोड इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड ओवर सी आर, ये क्या था, 4√2 एप्सिलॉन एल आर स्क्वेयर। और ये जो वैल्यू है वो क्या थी, एप्सिलॉन √2 एल आर डैश 4 एल आर डैश प्लस डेल्टा आर यूजिंग इक्वेशन 4 and 5। और इनमें से अब आप देख रहे हो कि ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, इसमें से 4√2 एप्सिलॉन, 4√2 एप्सिलॉन 4, यहाँ से √2 एप्सिलॉन वाला पार्ट अगर ये कॉमन लेते हैं तो समेशन क्या आ जाता है, एल आर स्क्वेयर फ्रॉम आर इजिकल टू 1 to n। और इसमें से भी 4√2 एप्सिलॉन कॉमन लेते हैं तो समेशन आर इजिकल टू 1 to m एल आर डैश स्क्वेयर प्लस ये वाला पार्ट आ जाएगा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप देख रहे हो कि इनको अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो हमारी कंटूर थी, कंटूर के बिटवीन ये जो स्क्वेयर्स वगैरह फॉर्म होते हैं, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारे पास क्या बनेगा, एरिया, एक फाइनाइट, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है। तो एरिया जो है वो फाइनाइट वैल्यू होगी क्योंकि क्लोज्ड कंटूर हम ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये इन दोनों को ऐड करके अगर मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये हमारे पास फाइनाइट वैल्यू होगी। सो इसको आप आगे देख रहे हैं, इसको 4√2 एप्सिलॉन इंटू ए यहाँ इसने कहा, प्लस नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास क्या रह गया, √2 एप्सिलॉन समेशन एल आर डैश डेल्टा आर वेयर ए इज इक्वल टू दिस पार्ट। और ये फाइनाइट वैल्यू होगी। और आगे हम ये जो पार्ट है समेशन एल आर डैश डेल्टा आर, इस पार्ट को भी अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यू भी फाइनाइट होगी। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एल आर डैश का जो सम है उसको हम
एल आर डैश का जो सम है उसको एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और डेल्टा आर जो है वो कंटूर की जो लेंथ है वो वाला पार्ट हो जाएगा। समेशन डेल्टा आर इज इक्वल टू एल, लेंथ ऑफ कंटूर। और इसका मतलब अगर हम इसमें मॉड साइन के साथ यूज़ करते हैं वैल्यू, तो ये जो वैल्यू थी हमारे पास वो क्या जाती है, इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड मॉड इज ये लेस देन एप्सिलॉन इंटू 4√2a प्लस √2 स्मॉल एल इंटू कैपिटल एल। और आप ये देख रहे हो ये वैल्यू फाइनाइट है, और एज एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो हम कहें क्योंकि एप्सिलॉन हम इसमें आर्बिट्रेरी लेते हैं, तो ये वाला पार्ट टेंड्स टू जीरो होगा क्योंकि ये पार्ट फाइनाइट था हमारे पास। तो इंटीग्रल ऑफ मॉड एफ जेड डी जेड ओवर सी क्लोज कंटूर जो है वो जीरो होगा, जो हम प्रूव करना चाहते थे कि इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो जीरो होगी। तो ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, कोशी थ्योरम या गॉर्सेट कोशी थ्योरम भी हम इसको कह देते हैं। नेक्स्ट है इसमें एक्सटेंशन ऑफ कोशी थ्योरम। एक्सटेंशन ऑफ कोशी थ्योरम में क्या कह रहे हैं, सपोज एफ जेड इज एनालिटिक इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। एफ जेड जो फंक्शन है वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन में कनेक्टेड है, तो जो इंटीग्रल होगा अलोंग एनी रेक्टिफाइबल कर्व डी ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स डी, तो देन इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, वो पाथ पर ज्वाइन डिपेंड नहीं करेगा। मतलब सिंपली कनेक्टेड रीजन में अगर हम क्लोज्ड कर्व के कोई भी टू पाथ्स लेते हैं, मान लो ए टू बी हमें जाना है, तो ए टू बी हम इस पाथ से जाएं या इस पाथ से जाएं या इस पाथ से जाएं, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ ऑफ द ज्वाइनिंग कर्व ऑफ टू पॉइंट्स। तो ज्वाइनिंग कर्व ऑफ टू पॉइंट्स को जो है उस पर वो पाथ डिपेंड नहीं करता। तो इसके लिए सिंपल रिजल्ट है, हम क्या करें, सपोज द टू पॉइंट्स, एक तो है ए पॉइंट्स, ये है ए पॉइंट्स ए जेड वन जिसको करें, और एक पॉइंट है बी पॉइंट बी जेड टू। इन दोनों को हम टू कर्व से ज्वाइन करते हैं, एक है अलोंग C1, एक है अलोंग C2, और क्लियरली ये जो क्लोज्ड कंटूर बन जाता है अब हमारे पास ए एल बी एम ए। अब ये क्लोज्ड कंटूर हमारे पास है, इसके अलोंग हमें पता है कोशी थ्योरम से इस इंटीग्रल की वैल्यू जीरो है। तो यहाँ से आप देख रहे हो बाई कोशी थ्योरम इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड इज जीरो। और ए एल एम बी एम को इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम टू में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इंटीग्रल अलोंग ए एल बी प्लस इंटीग्रल फ्रॉम बी एम ए, जैसे आप देख रहे हो यहाँ इंटीग्रल अलोंग ए एल बी प्लस इंटीग्रल अलोंग बी एम ए। और जो बी एम ए है उसको अगर मैं इंटीग्रल फ्रॉम ए एम बी कह दूँ, मतलब जो डायरेक्शन आप देख रहे हो उसकी अगर उस डायरेक्शन को चेंज कर दें तो यहाँ मेरे पास प्लस के प्लेस पे माइनस साइन आ जाएगा। कि जो हमारे पास ये जो पार्ट था, ये जो आप देख रहे हो इसमें मेरे पास इंटीग्रल फ्रॉम बी एम ए है, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, ए एम बी में। तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस साइन आ जाएगा। तो पहले वाला जो कर्व है ए एल बी, इसको हमने क्या कहा था C1, इंटीग्रल कर्व C1। ए एम बी को हमने क्या कहा, इंटीग्रल अलोंग C2। तो इसका मतलब इसको आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल अलोंग C1 प्लस इंटीग्रल अलोंग C2। ये हमारे पास ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था, इसके लिए ये कर्व C1 यूज़ करें या कर्व C2 यूज़ करें, इंटीग्रल की वैल्यू सेम रहेगी। मतलब इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, की पाथ पे डिपेंड नहीं करती। सेकंड जो पार्ट है, अच्छा रिजल्ट है, इसमें हम क्या कह रहे हैं कि अगर क्लोज्ड कंटूर C कंटेन्स अनदर कंटूर C, क्लोज्ड कंटूर मतलब एक कंटूर के अंदर कोई क्लोज्ड कंटूर है C1, तो हम अगर फंक्शन एनालिटिक है इन ए रिंग शेप्ड रीजन का मतलब ये है कि एक ये पार्ट था एक ये पार्ट था, ये जो रीजन बन जाता है इस रीजन को हम क्या कहते हैं, रिंग शेप्ड रीजन। तो क्या करें कि अगर एफ जेड फंक्शन एनालिटिक है इन रिंग शेप्ड रीजन बाउंडेड बाई C एंड C1, मान लो ये मेरी C है और ये अंदर वाली बाउंड्री जो है वो C1 है, तो C और C1 बाउंडेड के अंदर जो रिंग शेप्ड रीजन है अगर इसमें फंक्शन एनालिटिक है, तो चाहे हम इंटीग्रल अलोंग C कहें या इंटीग्रल अलोंग C1 कहें, दोनों की वैल्यू सेम होगी। सो देखें इस रिजल्ट में क्या कह रहे हैं, वही है हमारे पास कि हमने ये जो रीजन है, ध्यान दें क्या हमने रीजन फॉर्म किया, ये आप देख रहे हो ये है
इन सी, और ये आप देख रहे हो अंदर C1। पाथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, रीड करें इसको, A B D, फिर आगे जाके ये A से हम गए I पे, I से हम गए P से हम गए R से हम गए I से A। तो ये पूरा हमने क्लोज्ड पाथ हमने फॉर्म किया, और कॉची थ्योरम से हमें पता कि ये इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी। और इसमें एक चीज़ आपने और ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो हम ये पाथ कंसिडर कर रहे हैं, आउटर कंटूर जो है उसके लिए हम ये वाला पाथ यूज़ कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, और इसके लिए जो हमने पाथ फॉर्म किया वो क्लॉकवाइज में। तो उसके अकॉर्डिंग अब आप देख रहे हो इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंप्लीट जो इंटीग्रल आप देख रहे हो, कंप्लीट इंटीग्रल जो था ये पार्ट, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, ABDA प्लस AI प्लस IPRI प्लस इंटीग्रल अलोंग IA। और ये AI है, ये IA है, IA को अगर हम AI लिखते हैं तो वो माइनस साइन हो जाएगा, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। और ये जो आप देख रहे हो IPRI पाथ जो है, IPRI पाथ को मैं यहाँ आप देख रहे हो लास्ट में IRPI कर देता हूँ, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। और ये आप देख रहे हो कि ये जो पाथ था हमारे पास, ये वाला ABDA ये कंटूर C है, और IRPI जो पाथ है वो C1 है। तो इंटीग्रल अलोंग C माइनस इंटीग्रल अलोंग C1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। और लेफ्ट साइड में ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसको राइट साइड में लिख जाएंगे तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब इंटीग्रल अलोंग C कहें, इंटीग्रल अलोंग C कहें आउटर कंटूर, या जो इनर कंटूर है C1 उसके अलोंग इंटीग्रल कहें, इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। इसी वे में अब आगे हम इसमें जो पार्ट है वो कह रहे हैं जनरलाइजेशन में सिंपल रिजल्ट है कि मान लो अगर ये एक मेरे पास कंटूर थी C, इसके इनसाइड मेरे पास C1 C2 C3 एंड सो ऑन CN एन कंटूर है, तो हम कहते हैं कि इंटीग्रल अलोंग C जो है वो क्या होगा, इंटीग्रल अलोंग C1 प्लस इंटीग्रल अलोंग C2 प्लस सो ऑन इंटीग्रल अलोंग CN। यानी ये जो पार्ट है ये क्या हो जाता है, इंटीग्रल अलोंग C1 प्लस इंटीग्रल अलोंग C2 प्लस इंटीग्रल अलोंग CN। मतलब आउटर कंटूर के अलोंग जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रल अलोंग इनर कंटूर हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि इन कंटूर C1 C2 CN कंटूर्स हैं विद इन C, और FZ एनालिटिक है इन ए रिंग शेप्ड रीजन। जो रिंग शेप्ड रीजन बनता है उसमें फंक्शन एनालिटिक हो तो ये रिजल्ट होल्ड करता है।